नमस्कार साथियों, आज का क्लास है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन का वीडियो दिया था और रासायनिक समीकरण पर भी वीडियो दिया है। इसका जो सोर्स बुक है वो है क्लास 10 एनसीईआरटी बुक। अब आप सभी जान रहे हैं कि जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाली है उसका बेस क्या है। कम से कम कहा गया है कि आप 10th क्लास तक पढ़ लें। तो यह वीडियो जो शिक्षक भर्ती वाले हैं उनके लिए भी है और जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर आप तस्वीर को देख ही पा रहे होंगे। अपवर्तन क्या होता है ये समझिए। परावर्तन में आपतित किरण वापस लौट जाती है, जिस ओर से आ रही थी उसी ओर चली जाती है, जबकि अपवर्तन में उस माध्यम को पार करते हुए या तो नीचे की ओर झुक जाएगी या ऊपर की ओर उठेगी। तो हम कैसे जानेंगे कि नीचे की ओर झुकेगी ऊपर की ओर उठेगी? तो आप समझिए बात को। यदि कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में प्रवेश कर रही है, तो नीचे की ओर झुकेगी, जबकि डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण, तो ऊपर की ओर मुड़ेगी। चलिए अब इसी बातों को हम विस्तार में जानते हैं। यहाँ आप पेंसिल को देख पा रहे होंगे, तो पेंसिल हवा से होते हुए पानी के अंदर प्रवेश कर गई। तो जब अंदर की ओर प्रवेश किया जाता है, किसमें? लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में, तो वो अंदर की ओर मुड़ जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 10 है। या अध्याय 10 को हमने दो भागों में बांटा है, प्रकाश का परावर्तन और यह है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश का अपवर्तन जान लेते हैं कि किसी पारदर्शी यदि मीडियम है, कोई भी पदार्थ यदि पारदर्शी है, तो प्रकाश का गुण होता है वो सीधी रेखा में जाना चाहती है। जैसे हवा में वो सीधी रेखा में जाना चाहिए, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो चाहती है कि सीधा चलें, लेकिन वो अपना दिशा बदल लेती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार वो निर्वात में चल रहा था, जिस प्रकार वो हवा में चल रहा था, जिस प्रकार वो पानी में चल रहा था, जिस प्रकार वो कांच में चल रहा था, क्या उसी प्रकार दूसरे चीज़ों में भी चलेगा? नहीं, सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जितना डेंस होगा उतना अलग अलग अपवर्तनांक होते चला जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप ये जान लीजिए, जिस प्रकार निर्वात में चलती है उस प्रकार हवा में नहीं चलेगा, जिस प्रकार हवा में चलता है उस प्रकार पानी में नहीं चलेगा, और जिस प्रकार पानी में प्रकाश की किरण चलती है उस प्रकार कांच में नहीं चलेगी। तब आपने समझ लिया कि यहाँ पर रास्ता भटकेगा। तो हमने अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव बहुत सारे देखे हैं। हमने ये देखा है कि पानी जब टंकी में भरा हुआ होता है तो टंकी लगती कि ऊपर उठी हुई है कि नहीं? टंकी क्या लगती है? ऊपर उठी हुई है। दरअसल ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा हमारी नज़र की जो रोशनी है वो मुड़ जाती है नीचे की ओर, इसलिए ऐसा होता है। अब ये कांच का ले लीजिए, कांच का स्लैब में लेकर के आप उसको देखने का प्रयास कीजिए, यानी जो लेंस होता है, बच्चे जब देखते हैं कंपास में मिलता है वो वाला, तो उभरा हुआ अक्षर दिखता है। तो उन सब बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। जब पानी में पेंसिल डूबी हुई होती है तो आंशिक रूप से मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी पूरा मुड़ा हुआ नहीं लगता, थोड़ा सा लगता है टेढ़ा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर का भाग हल्के मीडियम में है, जबकि पानी के अंदर डूबा हुआ भाग डेंस मीडियम में है। तो ऐसा करने से वो मुड़ जाता है। हमने कहा था डेंस मीडियम में आएगा तो वो क्या होगा? मुड़ेगा। अब आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यम में इसका जो प्रभाव है, ये अपवर्तन का प्रभाव अलग अलग होता है। प्रकाश की किरण हर माध्यम में एक जैसा नहीं चलती है, उसका चलने का तरीका अलग अलग होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होती है तो परिवर्तन होता है उसमें, वो तिरछा हो जाती है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर होगा। ये देखिए आप यहाँ पर, आप देखिए ABCD एक कांच की प्लेट है जिसको स्लैब नाम दे दिया गया है। आपने ब्लड जांच करवाया होगा, उसमें कांच के स्लैब आपने देखे होंगे। अब देखिए यहाँ से किरण आ रही, कहाँ से? EF से किरण आ रही है। अब इसको देखिए आप, कांच की किरण कैसे आ रही है? हवा से आ रही है कांच में।
तो हमने आपको कहा था कि जब हल्का मीडियम से, हल्का को बोलते हैं विरल, क्या बोलते हैं, विरल, इंग्लिश में कहेंगे लाइट मीडियम, और वहाँ से जब हल्का से भारी में प्रवेश करेगा, कांच का घनत्व हवा के मुकाबले ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो अभिलंब है उसकी ओर झुकेगा, ये यानी नीचे की ओर आएगा। कब, जब हल्का से भारी में आएगा। लेकिन इस वाली स्थिति को देखिए, यहाँ से जब इसको जाना था इस तरह, फिर से आप देखिए ये कांच की किरण, ये इसको जाना था इस तरह, लेकिन यहाँ पर ये मुड़ गई, नीचे की ओर मुड़ी। लेकिन जब भारी से यानी डेंस मीडियम से लाइट में जाएगा तो ऊपर की ओर भागेगा। ध्यान रखिएगा, विरल से सघन में जाएगा तो नीचे की ओर, लेकिन सघन से जब विरल जाएगा तो ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, तो और इसी को कहते हैं अपवर्तन। अब अपवर्तन के दो नियम, आपने परावर्तन के नियम देखा था, अब अपवर्तन के नियम देखिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब जितने भी चीज होते थे वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, है ना, दोनों मीडियम को पृथक करने वाला ये या बिंदु सब एक ही तल में होते हैं, एक ही जगह तो होता है कि नहीं। दूसरा ये कह रहा है कि किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर, इसको बोलते हैं साइन आर, इन दोनों का अनुपात हमेशा बराबर होता है, स्थिरांक होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। ध्यान ये रहे, ये आई और आर का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के छोटा होना चाहिए, यानी न्यून कोण होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाया है कि आई का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तभी यह चीज़ लागू होगा। अब सवाल ये उठता है क्यों 90 डिग्री, क्योंकि जो अभिलंब होते हैं ना वो 90 डिग्री का होता है। अब अभिलंब में आप देखिए, जब झुकेगा तो भी 90 डिग्री से छोटा होगा, जब उठेगा भी तो भी 90 डिग्री से छोटा होगा, इसलिए ये कहा गया 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम मतलब घोंघा का नियम। दरअसल यहाँ घोंघा की बात नहीं है, नाम है स्नेल। तो जिस प्रकार घोंघा हल्का हल्का चलता है उसी प्रकार इसमें हल्का हल्का परिवर्तन होता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो चुका है, जब आप गौर से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, इसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब एक मान, ये जो स्थिरांक होता है, इस दोनों को जब हम भागा देंगे, साइन आई और साइन आर को हम भागा देंगे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम का ही होगा ये। तो ये जो मान निकलेगा इसे ही कहेंगे हम अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक को एक भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबंध किया जाता है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, एक भौतिक राशि है, बिल्कुल सही बात है। और इससे किससे संबंधित किया जाता है, विभिन्न माध्यमों में जब प्रकाश चलती है, निर्वात में जब चलती है तो 3 लाख, यहाँ पर 10 का पावर 8 है, याद रखिएगा, यहाँ 108 नहीं समझिएगा इसे, ये क्या है 10 का पावर 8 है, यानी 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश की चाल है। कहाँ पर, तो ये चाल है निर्वात में। निर्वात क्या है, जहाँ हवा भी ना हो उसे कहते हैं निर्वात। लेकिन क्या ये वायु में ऐसे ही चलेगी, नहीं, वायु में थोड़ा सा कम हो जाएगा स्पीड, क्योंकि वायु में घर्षण होगा। उसी प्रकार पानी में आएगा तो थोड़ा और ज़्यादा घर्षण होगा, उसी प्रकार जब कांच में आएगा तो और थोड़ा घर्षण होगा। तो इसलिए प्रत्येक स्थिति में अपवर्तनांक का मान बदल जाएगा। ये 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड हर्ट्ज में नहीं होगा, अलग अलग होगा। अब आप देखिए, यहाँ कह रहा है कि अब हम कैसे निकालेंगे अपवर्तनांक को, है ना। यदि हमें दिया गया है प्रकाश की चाल, 2 मीडियम दिया हुआ है, यानी प्रकाश की चाल आपको हवा में दी गई है और प्रकाश की चाल निर्वात में दी गई है, तो आप कैसे निकालेंगे इसे।
तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल क्या है? V1 है। और किस माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या है? V2 है। तो दो माध्यम क्या क्या था? पहला माध्यम था हवा, दूसरा माध्यम था निर्वात। तो इसे जब हम लिखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा इसे V21 लिया जाएगा, 12 नहीं। जो नीचे वाला होगा उसे ही हम पहले लेते हैं। ठीक है, क्यों पहले लेते हैं? क्योंकि चाल 2 के सापेक्ष में 1 है, चाल 2 के सापेक्ष में 1 है। तो इसे हम कहेंगे N21। यदि 12 होगा तो प्रकाश की चाल माध्यम 1 में नीचे आ जाएगा, यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तर्क से माध्यम 1 तथा माध्यम 2 के लिए देखिए हमने अभी बताया था। तो यहाँ पर देखिए n क्या है? अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर देखिए 12 लिखा है, तो 1 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो इसका मतलब V2/V1 हो जाएगा। यदि V1/V2 है तो 21 लिखेंगे, N21 लिखेंगे। अब देखिए अगर यदि माध्यम निर्वात में वायु, माध्यम 1 निर्वात या वायु है, यानी माध्यम 1 जो है या तो वो हवा है या वो निर्वात है, तो ऐसे में माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। यानी जो निर्वात है उसी के सापेक्ष में हम गणना करेंगे। तो ऐसी स्थिति में N12 ना होकर के Nm हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? Nm हो जाएगा। और यहाँ पर केवल हम N2 ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक निर्वात है। तो फिर से समझिए, यहाँ एक माध्यम निर्वात या हवा है, दूसरा माध्यम 2 है। तो इसको जब हम निकालेंगे, इसका हम मान निकालेंगे अपवर्तनांक, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हम N2 ले लेने से मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया प्रकाश का चाल वायु में अगर रहेगा तो उसे हम C कहेंगे। अभी V1/V2 चल रहा था, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या हो गई? मान कहा जाता है उसको C, है ना। C तो ऊपर हो जाएगा C और नीचे हो जाएगा V। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे केवल नीचे वाले का। किसका करेंगे? सिर्फ नीचे वाले का। तो यहाँ पर हम कर लेंगे Nm कहेंगे, लेकिन ये चाल किसका वाला लेंगे? सिर्फ नीचे वाले का लेंगे। पहले में दोनों में गणना करते थे, लेकिन अगर एक ऊपर वाला हवा और या वायु निर्वात है तो सिर्फ नीचे वाला ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। यानी यदि आप निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपवर्तनांक भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जल का अपवर्तनांक Nw 1.33 है। इसका अर्थ ये है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग 1:33 है। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक Ng 1.52 है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोगी है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अपवर्तनांक, ये सब निकाला गया है पहले से। किससे तुलना करके? हवा से जल की तुलना करके। इससे किसका निकाला गया है? कांच से हवा की तुलना करके ये निकाला जा चुका है और आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको सवाल देगा ये अपवर्तनांक दे दिया जाता है। यदि आपको परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जाता है तो ब्रैकेट के अंदर मान दे दिए जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अगर V1/V2 हम लिख रहे हैं तो जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो N21 निकालेंगे, 12 मत लिखिएगा, 21, 2 के सापेक्ष में 1 की स्थिति। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है वही वाली बात। यहाँ पर 1-2 की तुलना हो रही है, ये बाहर नहीं निकल रहा है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, हवा से आ रहा है और कांच के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब हवा से आ रहा है और कांच के अंदर प्रवेश किया जा रहा है तो जितना डिग्री से यहाँ मुड़ेगा उतना ही डिग्री यहाँ पर भी होगी। साइन I बटे साइन R, साइन R यहाँ पर अनुपात बराबर होता है, बराबर K होगा अपवर्तनांक। अब यहाँ मान आप कटा लीजिए, उसका अपवर्तनांक निकल जाएगा। कहने का मतलब बराबर नहीं हो रहा है, मैंने बताया, उसको थोड़ा बदलाव कीजिए। यहाँ जो है, यहाँ जितना डिग्री से घुसेगा उतना डिग्री से यहाँ नहीं निकलेगा, यह क्योंकि हवा है, हवा का अपवर्तनांक अलग होता है और कांच का अलग होता है। तो ये जो डिफरेंस आएगा दोनों में भागा करने पर, उसी के मान को अपवर्तनांक कहेंगे।
यहाँ कुछ अपवर्तनांक दिए गए हैं। वायु का है 1.3। हाँ, आपको क्या याद रखना है, ये याद रखिएगा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो आप यहाँ देख लीजिए हीरा, यही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो हीरा का है, और सबसे कम किसका है, वायु का है 1 मान के चलिए, और हीरा का है लगभग 2.5। तो ये आप याद रखें, 2 ठो, बाद बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको तुलना करने दिया जाएगा तो मान लीजिए आपको दे दिया वायु और हीरा की तुलना करें, तो वायु को हम ले लेंगे 1.003 बटे यहाँ पर है 2.42। हमने क्या कहा था कि यदि वायु हो या निर्वात हो सिर्फ नीचे वाले लेने से काम चल जाता। क्यों, क्योंकि 1 है और 1 से उतना ही होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे तो इतना ही वैल्यू निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, पहले वाला जो दर्पण द्वारा परावर्तन था, इसमें लेंस द्वारा अपवर्तन। तो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम, यानी ऐसे करके आप, है ना, या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, तो 2 माध्यमों से घिरा हुआ है कि नहीं। तो इस तरह के माध्यम को कहते हैं लेंस। ये गोल होना चाहिए, इसे हम कहेंगे लेंस। इसका अर्थ है कि लेंस कम से कम 1 पृष्ठ गोल होगा। 1 पृष्ठ गोल होने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर इधर ऐसा है और इधर ऐसा है तो भी चलेगा। या तो लेंस का बाहर उभरा हुआ हो या अंदर उभरा हो। तो ऐसा लेंस जिसमें दूसरा पृष्ठ समतल हो, एक तरफ समतल और एक तरफ उभरा हुआ, एक तरफ समतल और एक तरफ उभरा हुआ, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो इसे हम कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। अब कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे उत्तल लेंस हम कहते थे, इसको कहते हैं द्विउत्तल लेंस। क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस, उसको कहते हैं द्विउत्तल लेंस। उत्तल लेंस तो आपने समझा, उत्तल लेंस होता है एक बार समतल एक तरफ उभरा हुआ, एक बार समतल एक तरफ उभरा हुआ, लेकिन यदि दोनों तरफ उभरा हुआ है जिसे कहते हैं हम द्विउत्तल लेंस। बात समझ में आ गई। इसमें अब द्विउत्तल लेंस को आजकल बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जरा ध्यान से देखिए, ये एक द्विउत्तल लेंस है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। देखिए यहाँ इतना मोटा है, यहाँ से पतला सा है कि नहीं, तो ये किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। अब इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं आप। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 2 ही स्थिति पर हम बात करते हैं जो आके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि कोई अनंत से वस्तु आ रही है तो आने के बाद अपवर्तन के बाद एक बिंदु फोकस पर वो टकराएगी या केंद्रित होगी। ठीक है, तो अनंत पर आने वाली चीजें कितने बनेगी, बिंदु के समान, बहुत छोटी। अब थोड़ा अवतल लेंस को देख ले, तो जिस प्रकार उत्तल लेंस दोनों ओर से उभरा हुआ होता है, उसी प्रकार अवतल लेंस दोनों ओर से गड्ढा होता है। और ये देखिए इस आकृति होती है, ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, जबकि उत्तल किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं द्विउत्तल लेंस, क्योंकि द्विअवतल लेंस, क्योंकि ये किनारों से दोनों पर देखिए गड्ढा है, ये दोनों की ओर गड्ढा हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति हो तो अगर आपका क्या कहेंगे तब, तो ये कहेगा अवतल लेंस कहलाएगा, ये भी अवतल लेंस कहलाएगा, और ऐसा भी है तो आजकल बोलचाल भाषा में अवतल लेंस कह देते हैं। दरअसल ये द्विअवतल लेंस है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक बार उभरा हुआ हो और दूसरा पर गड्ढा हो, ऐसी स्थिति इसको कहेंगे उत्तला अवतल। इसके बाद अगर ऐसा गड्ढा हो और इस पर उभरा हो तो इसको अवतला उत्तल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात तो बताना भूल ही गया, जरा इसे आप देख लीजिए। आपने देखा था उत्तल लेंस में आप जितने भी किरणें आती वो एक जगह पर जाकर के जमा होती, क्रॉस करती फोकस से। ये बात थी उत्तल की। अब हम बात करेंगे अवतल में। अवतल में पार तो करेगा लेकिन कहीं टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। देखिए कहीं टच कर रहा है क्या, नहीं टच कर रहा है। तो ये पीछे की ओर बढ़ाएंगे काल्पनिक रेखा, तो इसके भी फोकस पर ही केंद्रित होगी।
अब किसी लेंस में चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का ही भाग होता है, हमने अभी दिखाया आपको। तो गोले का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा। यदि इस पर डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो वक्रता केंद्र को प्रकाश का परावर्तन देख लें, उसमें वक्रता केंद्र, त्रिज्या, फोकस केंद्र सबके बारे में हमने डिटेल से बताया है। अब है वक्रता, लेंस का वक्रता केंद्र को सी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो उस गोलीय लेंस का ही केंद्र होता है। क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं इसलिए इसमें दो बोलते हैं। देखिए दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है, इसमें क्या होता है, दो होते हैं। अब कैसे होते हैं जरा इसको देख लीजिए। यदि इस प्रकार है तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ हुआ और इसका वक्रता केंद्र यहाँ हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको देखिए C1 कहेंगे और इसको हम कहेंगे C2। जरा इस वाली स्थिति में हम बात करते हैं, क्या इसमें भी है, हाँ बिल्कुल होगा, इसमें भी होगा। ये देखिए आप यहाँ हुआ और इसका जब हम बात करेंगे तो यहाँ होगा, तो ये C1 और ये हो गया C2, दोनों स्थिति में है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कहने का मतलब यदि ये है, ठीक है, और यहाँ से एक सीधी रेखा बीचों बीच, इसको कहें, इसको यहाँ बीच, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। और जिस जगह पर टकराता है उसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव, है ना। अब आगे देखते हैं। अब लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, इसके प्राय O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होता है। जो हमने अभी P कहा था, यहाँ नाम कहा गया O, और यहाँ जब गुजरेगा ना तो कहीं नहीं मुड़ता है, इधर से आएगा तो ऐसे हो जाएगा, इधर से आएगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो गुजरेगा जिसको O कहा गया है वो कहीं नहीं मुड़ता है, सीधे निकल जाता है। अब लेंस का द्वारक आपने देखा था, द्वारक क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर ये आपका है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, इसका डायमीटर, तो इसी को ही कहते हैं हम द्वारक। इस अध्याय में हम थोड़ा और पढ़ेंगे, लेंस से आगे जाएंगे और उसकी त्रिज्या भी देखेंगे। तो ध्यान रहे कि जिसका मतलब गोलाई ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, उसकी त्रिज्या कम होगी, और जिसका पतला लेंस है तो उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी लेकिन द्वारक कम होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि किस परिस्थिति में कहाँ पर बनेगा, और इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि अनंत पर वस्तु है तो फोकस 2 पर पार करके, फोकस 2 पर मतलब पार करके उस पार, फिर चित्र भी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर F2 और C से परे है, F2 से परे है तो 2F का मतलब क्या होता है, C होता है, तो उससे पहले है तो F तथा 2F के बीच में बनेगा, यानी F तथा C के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, वास्तविकता उल्टा। ये उत्तल लेंस की बात हो रही है। जो अवतल दर्पण करता है वही उत्तल लेंस करता है, और जो काम उत्तल दर्पण करता है वही काम अवतल लेंस करता है। तो अगर आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को बढ़िया से पढ़ लिया तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो वाली वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, उत्तल लेंस की बात हो रही थी। अगर C पर है तो C पर ही बनता था, याद कीजिए, समान साइज का, वास्तविक तथा उल्टा। F1 और 2F के बीच यानी फोकस और C के बीच अगर है तो अनंत पर बनेगा, अनंत से थोड़ा सा पहले, 2F से परे अनंत पर, देखिए बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा इधर, तो ये बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा। अगर फोकस पर और प्रकाशीय केंद्र यानी ध्रुव के बीच में है तो उस पार बनने लगेगा, एक आभासी, सीधा और बहुत बड़ा, लेंस के उसी ओर। थोड़ा तस्वीर से मैं इसको और समझा दूंगा। अब ये देख लीजिए अवतल लेंस की, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अवतल लेंस में सबसे पहले याद रखिएगा आभासी तथा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि
अवतल लेंस के जगह में आप बात करें उत्तल दर्पण ये चीज़ करता था। यहाँ आप देखिए ये जो काम आप देख रहे हैं, जितना जो तस्वीर बनता है वो अवतल दर्पण करता था, तो यहाँ पर उत्तल लेंस कर रहा है। जो काम उत्तल दर्पण करता था वो अवतल लेंस कर रहा है, यानी सीधा और छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाने का। तो ऐसी स्थिति में हमने उसमें भी कहा था दो ही पॉइंट पर बात करती है, एक अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा बिल्कुल छोटा, अगर फोकस पर है तो अनंत पर जाकर के बनेगा तो वो भी सीधा बहुत छोटा बनेगा। अब हम जितनी बातों को अभी बताएं, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आपने जो अभी चार्ट देखा उसमें जो भी बातें आपको अजीब लग रही होंगी, क्या बोल रहा है ये पागलों की तरह, समझ में कुछ नहीं आता कैसा पढ़ाते हैं, तो चलिए अभी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। मैंने ये कहा था कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु फोकस अनंत पर है, कहाँ पर है, वस्तु इन्फिनिटी पर है, तो कहाँ पर जाके बनेगा, फोकस पर। देखिए फोकस पर बन रहा है ना, मैंने यही तो कहा था। अब आप देखिए वस्तु दूर में होगी तो कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, क्योंकि हवाई जहाज अगर दूर में उड़ता है, मान लीजिए हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, तो कितना बड़ा होता है, लेकिन आपको दिखता कितना नज़दीक में, छोटा सा दिखता है। तो कहने का मतलब है अगर आप बहुत बड़ी चीज़ों को उत्तल लेंस से देखेंगे तो आपको छोटा दिखेगा, क्योंकि वो दूरी पर है। उसी प्रकार एक बार और आप समझिए, यदि सूर्य है, यदि ये सूर्य है और इसकी किरणों के सामने देखिए सूर्य कितना बड़ा, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और उसके सामने एक छोटा सा लेंस आप उत्तल लेंस रखते हैं जो कंपास में आपको मिलता है, किरणें आती है टकरा करके एक फोकस पर जमा होना शुरू करती है, और अगर आप यहाँ पर पेपर रख देना तो वो भी जल जाएगा। तो ये स्थिति आपने देखा किसके बारे में, उत्तल लेंस, और यही काम करता है अवतल दर्पण। तो अब हम देखेंगे इसी की स्थिति को, उत्तल में अपने देखा, अब आप अवतल में देखिए। यदि अवतल में है तो अवतल तिरछा होता, टकरा करके दूर भागेगा, तो यहाँ तो जमा नहीं हो पाएगा, लेकिन आएगा वो फोकस पर ही। अगर इस तरह है तो टकरा के इधर जाएगा और ये आकर के कहाँ पर जमा होगा, फोकस पर ही होगा। यानी कि चाहे लेंस कोई भी हो, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, उसका अपवर्तन होकर के कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से निर्गत होगी। अगर अभी देखिए पहली स्थिति जो अभी हमने बताई वो थी अनंत पर, अब आप देखिए कहाँ पर है, फोकस पर। तो यदि फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, यदि फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा तो बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए, अब यदि अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और यदि फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। फिर से इसको एक बार और देखिएगा, ये आ रही थी कहाँ पर, फोकस पर आ रही थी, लेकिन बनेगा कहाँ पर, अनंत पर बनेगा। ये समझा आपने। अब दूसरा समझिए, तीसरी स्थिति को। तो तीसरा स्थिति कहता है प्रकाशीय केंद्र से गुजरने के बाद कोई विचलन नहीं होता है। तो हमने दर्पण में इसको ध्रुव कहा था, पोल, और यहाँ पर इसमें हमने क्या करा है, हमने कहा ओ, यहाँ से अगर गुजरता है, यहाँ से अगर गुजरता है तो ये होल है, यहाँ से कोई पर विचलन नहीं होगा। ऐसे गुजर जाएगा कोई विचलन नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे गुजर जाएगा कोई विचलन नहीं, ऐसे गुजर जाएगा कोई विचलन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आप, अब यहाँ पर स्थिति वाइज को फिर से मैं थोड़ा क्लारीफाई करता हूँ। अनंत पर है तो फोकस पर, अनंत पर है तो फोकस पर, ठीक है, अनंत पर है तो फोकस पर, ये आपने समझा। अब अनंत से थोड़ा करीब लाते हैं, तो किससे, सी के पहले रहेगा, तो सी के पहले रहेगा तो एफ के बाद, सी के पहले रहेगा तो एफ के बाद, सी के पहले एफ के बाद। अब सी पर रहेगा तो सी पर, तो आप देखिए सीधा का क्या बन रहा है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा। उत्तल दर्पण में सीधा बनता, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। सी पर रहेगा तो सेम साइज का बनता है, सी पर रहेगा तो सेम साइज का बनेगा, अनंत पर रहेगा तो छोटा,
अनंत से थोड़ा सा सी के पहले रखेंगे तो भी छोटा लेकिन उल्टा, फिर देखिए सी पर लाएं तो सी के बराबर लेकिन उल्टा। अब हम सी और एफ के बीच में ला रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा बड़ा। जैसे जैसे आप करीब आएंगे आपको बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये आपने समझा। थोड़ा और करीब लाते हैं, अब फोकस पर लाएंगे तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और करीब लाएंगे तो यहाँ पर इसी साइड में बनेगा, उल्टा साइड में जिधर से आया था। कि अब करीब हमने ले आया एफ और पी के या ओ बोल सकते हैं उसके बीच में, तो ये इधर ना जा करके एक काल्पनिक तस्वीर बनेगा जो कि सीधा होता है। और जब हम दर्पण में देखे थे तो अवतल दर्पण में भी यही स्थिति हुई थी जो उत्तल लेंस में हो रहा है। अब हम देखेंगे अवतल लेंस की, तो यहाँ पर दो ही विचार बात करने हैं। हमने परावर्तन में भी उत्तल दर्पण में दो ही विचारों पर बात किया था। एक तो किया था एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर 2f यानी जो c है हमारा c है ना, और f के बीच में रहेगा तो यहाँ कह रहा है f तथा o के बीच में बनेगा। ये कुछ स्थितियां हैं दर्पण से बनाने की हमने बताया। अब लेंस से बनने की आपने अपवर्तन वाली विधि देख ली। अब हम चिन्ह परिपाटी को देखते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में बस आपको एक ही बात याद रखनी है, बाईं और माइनस, दाईं और प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो चिन्ह परिपाटी में निर्धारण करने के लिए कुछ मान लेने पड़ते हैं। दूरियों को नापा जाता है और लिखा जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, बिल्कुल सही बात है, जबकि अवतल लेंस की क्या होगी? ऋणात्मक होगी। U, V, F, H प्रतिबिंब की ऊंचाई के उचित चिन्हों पर हम सावधानी बरतते हैं। चलिए थोड़ा विशेष में इसको हम बता देते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये उत्तल लेंस है, तो इसका फोकस कहाँ पर आकर के केंद्रित होता है? तो केंद्रित कहाँ पर होता है? यहाँ पर। तो ये किस में होगा? प्लस में। जबकि अवतल की बात करिए लेंस की, तो ये कहाँ पर आकर के फोकस होता है? पीछे की ओर, तो ये माइनस होगा। तो इसी हिसाब से आप चिन्हों पर विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन चीज़ कहाँ हो रहा है। ठीक है। अब हम जिस प्रकार आपने दर्पण सूत्र को देखा था उसी प्रकार फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी को लेकर के एक सूत्र दिया जाता है। यदि दर्पण सूत्र होता तो यहाँ पर प्लस होता, जबकि लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है और बाद बाकी कोई अर्थ नहीं होता है। अब इसमें जो हम मान रखेंगे, जो भी चीज़ को रखेंगे, U, V, H और जितना भी रखेंगे, हम चिन्ह परिपाटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। आपने मैथ में चिन्ह परिपाटी पढ़ी होंगी, इधर प्लस होता है, माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। अब थोड़ा सा बचा हुआ है इस चैप्टर में, तो ध्यान को भटकाइए नहीं, आगे देखिए। अब है आवर्धन। आवर्धन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपने जूम लेंस कैमरे देखे होंगे, जूम लेंस कैमरे देखे होंगे तो उसमें ऐसे गोल गोल छल्ले होते हैं। इसको घुमाने से क्या होता है? फोटो क्लैरिटी होती है। और इसी जूमिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं आवर्धन। कि कितना गुना बड़ा हो सकता है ये, इसे हम कहते हैं आवर्धन। आपने अपने कैमरे के स्क्रीन को दोनों उंगलियों से खिसकाया होगा, तो जैसे देखिए मैं बताता हूँ ये, तो ये क्या हो रहा है? ये आवर्धन हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, तो ये आवर्धन हो रहा है। तो आवर्धन के लिए आवर्धन का सूत्र होना चाहिए। तो उसके लिए क्या सूत्र है? उसके लिए सूत्र है कि m बराबर मैग्नीफिकेशन, m बराबर मैग्नीफिकेशन, और इसका फॉर्मूला होता है h डैश बाय h। क्या फॉर्मूला होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और फिर जब हम बात करेंगे आगे तो h डैश बटे h बराबर v बाई यू होता है, v बाय यू होता है। तो h डैश बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम लेंस की क्षमता, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो लेंस की क्षमता होती है। जिस प्रकार लेंस अलग से लगाया जाता है तो आप जूमिंग पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जूमिंग पावर कम ज़्यादा कैसे होता है? फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जाता है। फोकस दूरी जब घटती बढ़ती है तो उसके हिसाब से जो तस्वीरें सामने होती है, जो हम देख रहे होते हैं, वो ज़्यादा साफ होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि अपसरित करना, अपसरित करने का मतलब फैलाना, अपसरित करने का मतलब
फैलाना, और अभिसरित करने का मतलब एक बिंदु पर जमा करना, अपसरित करने का मतलब फैलाना। इसलिए उत्तल लेंस को अपसरित लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों के बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाश के केंद्र से निकट फोकस करता है। इस प्रकार हम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, देखिए कम फोकस दूरी का लेंस उसको एक जगह जमा कर देगा, जबकि अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस ऐसा काम करेगा, एक जगह पर फैलाता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को अगर हमने डिग्री में लिख दिया, यानी मात्रा जो उसका आया, तो उसको हमने डायोप्टर में लिखते हैं। ठीक है, लेंस का जो क्षमता होता है उसको डायोप्टर में लिखते हैं। तो उसके लिए जो उसकी फोकस दूरी है उसको आप 1/, फोकस दूरी कर दीजिए तो उसकी क्षमता निकल जाएगी। जैसे आपको कहे कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 5 है तो उसका लेंस की क्षमता बताएं। फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी 5 है तो लेंस की क्षमता P बराबर, P मीन्स पावर, 1/f होता है। तो 1/5 करेंगे तो 1/5 कितना होगा? 0.2 होगा, है कि नहीं? तो 0.2 अगर प्लस में है तो आप समझ जाइए कि ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। अगर माइनस में आया तो आप समझ जाइए कि वो अवतल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए लेंस की क्षमता, इसे D द्वारा दर्शाया जाता है, यानी डायोप्टर। D फॉर क्या होता है? डायोप्टर। तो एक फोकस दूरी को जो मीटर में होना चाहिए, याद रखिएगा, जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में होना चाहिए, और उसको 1/f कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो 1 डायोप्टर कहलाएगा। यानी कि फोकस दूरी यदि 1 मीटर है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। धनात्मक होगा उत्तल में, ऋणात्मक होगा माइनस में, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो अब आप समझ गए, जब चश्मा बनाने के लिए डॉक्टर पास जाते हैं तो आपको अलग अलग फोकस दूरी का कांच पहनाया जाता है एक स्पेशल चश्मे में। जब उसमें दिया जाता है, अगर फोकस दूरी आपकी 2 आ गई, अगर 2 आ गई तो आप 1/2 कर लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये 0. पावर हुआ आपका आँख का, ये इतने चश्मे आपको लगेंगे। यदि फोकस दूरी 50 मीटर है तो 50 मीटर को आप भागा दीजिए तो कितना होगा? तो 1/f होगा, यानी 0.2 आएगा, तो 2 डायोप्टर हो गया। तो यानी कि आप सीधा सीधी याद रखिए कि यदि P पूछा है तो 1/f होगा। अब जिसका मान दे, अगर इसका मान दे दिया तो इसका मान बैठा दीजिए, 1/f कर दीजिए, तो f क्रॉस गुना कीजिए तो 2f हो गया, तो f बराबर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 होगा तो कितना होगा? 0.5 मीटर, है कि नहीं? तो 0.5 मीटर जो आया ये आपकी फोकस दूरी निकली। लेकिन अगर फोकस दूरी दिया हुआ है तो आप ये पावर निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी जब भी निकलेगी वो मीटर में निकलेगी, जबकि जब भी आपका पावर निकलेगा तो वो आपका डायोप्टर में निकलेगा। अब D लिखेंगे, जैसे 2 डायोप्टर, तो +2 डायोप्टर अगर डॉक्टर ने चश्मा लिखा तो आप समझ जाइए कि आपको उत्तल लेंस का चश्मा लगने वाला है, और वो भी 2 डायोप्टर का। अगर आपकी फोकस दूरी माइनस में है तो आप समझ जाइए कि आपको अवतल लेंस का चश्मा लगने वाला है। तो एक बात और, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा आप, उससे पहले थोड़ा सा छूट गया वो मैं बताता हूँ। आप याद रखिएगा कि यदि आपको दूरदृष्टि दोष है, आपको है दूरदृष्टि दोष, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको दूरदृष्टि दोष है, तो मान लीजिए किसी को दूरदृष्टि दोष है और किसी को निकट दृष्टि दोष है, तो अब आपसे पूछा जाएगा किस में कौन सा चश्मा लगेगा। और इस पर हमने मानव नेत्र वाले पर वीडियो में बताया था, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दूर है तो दूर में 2 अंक है ना, तो दूर का लिखिए उत्तल, उत्तल। अब यहाँ देखिए 2 का 3, उसमें 3 अक्षर भी है, 2 का 3, और निकट में है 3 अक्षर, तो 3 का 4, अ व त ल, इसमें 4 अक्षर,
तो 2 का 3, 3 का 4, ये याद रख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और लाइक में कंजूसी मत कीजिए, इस पर कोई पैसा लगता नहीं आपका। बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।